नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माजिद एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अपने चल रहा है एमसीक्यू सीरीज़ और उसके 5 लेक्चर पूरे हो चुके हैं और आज है लेक्चर नंबर 6th, क्लास नंबर 6th। इसमें अपन आज लास्ट बार ये जड़त्व आघूर्ण से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद इससे अगले लेक्चर से अपन स्टार्ट करेंगे बल आघूर्ण और उसके बाद कोणीय संवेग चर्चा। ठीक है? अपन हर एक चैप्टर से लगभग 10 लेक्चर होंगे अपने और 100 क्वेश्चंस। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं और हाँ, एक डाउट एक्चुअली बहुत सारे बच्चे मेरे को बोल रहे थे कि सर आप हमको इसका पीडीएफ भी दे दिया करो। सर आप हमको इसका पीडीएफ भी दे दो। एक्चुअली मैं बताऊँ पीडीएफ एक तो मैं बताऊँ कि मैंने बताया कि टाइम की शॉर्टेज है मेरे पास। ठीक है? टाइम की शॉर्टेज है। पहला रीज़न तो ये है। दूसरा मैं आपको पीडीएफ जानबूझ के देना भी नहीं चाहूँगा। रीज़न ये है कि अगर मैंने आपको पीडीएफ दे दिया तो आप क्या करोगे? ये वीडियो देखोगे नहीं, वीडियो समझने वाले हो नहीं, पीडीएफ डाउनलोड करके रख लोगे। होगा क्या कि वो सिर्फ पीडीएफ आपके पास इकट्ठी हो जाएगी। रियल बता रहा हूँ, ये फैक्ट है। ये ऐसे ही होता है। मुझे पूरा इन चीज़ों का एक्सपीरियंस है। ये पीडीएफ आपके पास सिर्फ इकट्ठी होकर रह जाएगी। आप उन पीडीएफ को देख भी तक नहीं पाओगे। समझ गए? आप इन पीडीएफ को देख तक नहीं पाओगे। सिर्फ आपके फ़ोन में आप फ़ोल्डर बना के बस रख दोगे कि हाँ, बस ये फिज़िक्स के एमसीक्यूज़ है, लेकिन आप उन पर कुछ भी नहीं कर पाओगे। समझ गए? तो मैं चाहूँगा कि बेटर है कि आप भले ही जितना देखें, जितना देख पाए वीडियो उतना ही देखें, लेकिन जो समझा रहा हूँ वो अच्छे से समझे और उसी टाइम उसको मतलब पूरा कर ले, ठीक है? उसी टाइम अपने डाउट वगैरह जो भी क्वेश्चन है उसको समझ ले। और अगर फिर भी आपको लगता है कि भाई वीडियो देखने में टाइम वेस्ट होता है, तो आप इसको 2x स्पीड पे करके देख सकते हो। समझ गए? 2x स्पीड पे करके देख लो या फिर जो सवाल आपको आता है उसको छोड़ दो, नेक्स्ट पे जाओ कि भाई नेक्स्ट कौन सा सवाल कराया है। तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है? मैं समझ सकता हूँ कि भाई टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप वो तरीका आप अपना सकते हो। समझ गए ना? हाँ, चलिए आप 2x की स्पीड में करके देखो या फिर कुछ और भी चीज़ें मतलब आप क्वेश्चन छोड़ दो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो जो आपको मतलब नहीं आता वो करो, जो आता है उसको छोड़ दो, उसको मत देखो वीडियो में, ठीक है? चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का पहला न्यूमेरिकल। ये है कि किसी वस्तु का जड़त्व आघूर्ण प्रभावी होता है, यानी कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इफेक्टिव होता कब है? वो होता कब है? घूर्णन गति में होगा। इसमें होता है घूर्णन गति में, यानी कि रोटेशनल मोशन। इसमें होगा रोटेशनल मोशन में, ठीक है? क्योंकि वस्तु की वक्राकार पथ में गति यानी कि सर्कुलर मोशन में इसका कोई काम नहीं है। सरल रेखीय गति यानी कि जो क्या बोलते हैं, सरल रेखीय गति मतलब जो स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है? यानी कि इसको रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो उसके लिए कोई ये काम नहीं आता अपने जड़त्व आघूर्ण। यहाँ पे काम क्या आता है? द्रव्यमान आता है। यहाँ भी एम, यहाँ भी एम, जबकि गुणन गति में क्या काम आता है? आई, जड़त्व आघूर्ण, ठीक है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो इसमें क्या बोल रहा है? एक फ्लाई व्हील के व्यास में यदि 1% की वृद्धि की जाए तो उससे केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के विपरीत जड़त्व आघूर्ण में वृद्धि होगी। अब देखो ये बोल रहा है फ्लाई व्हील, फिर क्या बोल रहा है? फ्लाई व्हील। तो व्हील मतलब क्या हो सकता है? चकती होगी, ठीक है? क्या होगी? चकती होगी। तो चकती के केस में क्या आ रहा है? जड़त्व आघूर्ण क्या आ रहा है? mr² होता है, mr²। अब देखो इसने क्या दिया हुआ है कि भाई व्यास की बात करिए, तो व्यास लिखोगे आप तो एम, आर की जगह d/2 लिखोगे तो d²/8 ऐसा होगा। भाई आर की जगह आप d/2 लिखोगे तो कितना जाएगा? d²/4 और 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा आई। यहाँ से आप देखोगे तो आई किसके समानुपाती है? आई समानुपाती किसके हो रहा है? d² के। किसके? d² के। तो आप क्या लिख सकते हो भाई? आई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? k d² लिख सकते हो, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अपन जब भी परसेंटेज निकाला हो ना फिजिक्स में किसी फॉर्मूले का कि भी मतलब कुछ भी अपने को परसेंटेज वेरिएशन, उसके लिए अपन क्या करते हैं? अवकलन करते हैं। क्या करते हैं? अवकलन करते हैं, ठीक है? आप
किसी भी के सापेक्ष आप कर सकते हो। आप इसका x के सापेक्ष कर दो, क्या जाएगा, डी बाय डी एक्स, डी आई बाय डी एक्स इज इक्वल टू के तो क्या है, नियत है, कांस्टेंट है, के इंटू इसका क्या हो जाएगा, टू डी 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 बाय डी एक्स, टू डी डी बाय डी एक्स। अब देखो डी एक्स से डी एक्स कैंसिल, डी एक्स से डी एक्स कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ से देखोगे तो ये डी आई है, डी आई मतलब बहुत छोटा वाला, अगर मैं इसको थोड़ा सा इस हिसाब से लिखूँ, थोड़ा बड़ा सा, इसको अपन डेल्टा की फॉर्म में लिख सकते हैं, डेल्टा आई बराबर टू के और ये डी, ठीक है, टू के डी और डेल्टा डी, टू के डी डेल्टा डी, ठीक है। अब देखो यहां से अपने को क्या एक बात समझ में आ रही है कि भाई ये बोल रहा है कि व्यास में यदि 1% की वृद्धि की जाए, व्यास में कितने प्रतिशत की वृद्धि, 1%, इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 1% की, तो आई में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब देखो अपने पास समीकरण क्या हुई, समीकरण आप ध्यान से देखोगे तो समीकरण अपने पास क्या बन गई है लास्ट में जाके, तो समीकरण को आप इसको ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा आई है, ठीक है, कितना आई है, डेल्टा आई है, और ये कितना, टू के डी डेल्टा डी। मैं चाहता तो इसको डायरेक्ट भी करा सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इसमें घबराओ नहीं, आपको इस प्रकार से डेरिवेशन करना है और उसके बाद इसको डेल्टा की फॉर्म में लिख देना, जो डी डी है, स्मॉल डी आई है तो डेल्टा आई लिख दिया, डी डी है तो डेल्टा डी लिख दिया। अब आप क्या करोगे इसमें, भाई अपने को प्रतिशत निकालना है ना, प्रतिशत के लिए क्या करोगे भाई कि चेंज कितना है, डेल्टा आई अपॉन आई, दोनों साइड आई से भाग कर दो, दोनों साइड आई से भाग कर दो, तो इस साइड भी आई से भाग करोगे तो यहाँ पर लिख दो आई बराबर के डी स्क्वायर, आई बराबर क्या लिख दो, के डी स्क्वायर, ठीक है। तो ये यहाँ से देखोगे तो यहाँ से डेल्टा आई अपॉन आई, डेल्टा आई अपॉन, तो मैं थोड़ा एक मिनट, देखिए डेल्टा आई अपॉन ये हो गया आई बराबर है, इसको देखो टू के डी डेल्टा डी, यहाँ पे आपस में कैंसिल हो रहा है, आपस में क्या हो रहा है, कुछ चीजें कैंसिल हो रही है, देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, के से के हो रहा है कैंसिल, और डी से एक डी ये कैंसिल हो रहा है, लास्ट में क्या आ जाएगा, टू डेल्टा डी बाय डी, ठीक है। अगर इसको दोनों साइड 100 से गुणा कर दो तो क्या होगा, 100 से गुणा करोगे तो ये क्या होगा, परसेंटेज चेंज इंटू आई, इसको आप क्या लिखोगे भाई, 100 से गुणा करने के बाद ये क्या बन जाएगा, 100 इंटू डेल्टा आई अपॉन आई, तो इसका मतलब होता है ये परसेंटेज चेंज, ठीक है। तो यानी कि ये हो जाएगा प्रतिशत चेंज इन आई बराबर टू इंटू परसेंटेज चेंज इंटू डी, ठीक है, इसमें डी में दुगुना हो जाएगा, यानी कि तो अब व्यास में परसेंटेज चेंज कितना है, एक है, व्यास में कितना है, 1% है, तो इसमें आई में कितना हो जाएगा, तो एक इंटू दो, दो, 2%, कुल मिला के व्यास में अगर चेंज करोगे तो कितना प्रतिशत आएगा, 2%। क्या रहेगा आंसर, आंसर ये रहेगा। अब देखो चीजें क्या है, आप इसको शॉर्ट ट्रिक भी रख सकते हो, अगर फिजिक्स में कोई ऐसे दिया हो कि भाई वाई बराबर समानुपाती है कुछ एक्स क्यूब के, तो हमेशा ये होता है वाई हो जाएगा 3x, यानी कि अगर x में 1% का बदलाव करोगे तो y में कितना हो जाएगा, 3% का, कितना, 3% का, सिर्फ घात को आपको आगे लाना है। अगर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये रूट ऑफ एक्स होता, y इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स होता, तो इसमें क्या होता, घात 1/2, ये हो जाता y 1/2 x, यानी कि अगर x में 2% का बदलाव करोगे तो y में कितना होगा, 1% का बदलाव। तो इस तरह से चीजें होती है, ठीक है। ये होता किससे है रियल में, डेरिवेशन से, समझ गए, किससे होता है, डेरिवेशन से, ये ऐसे करने से, समझ गए। तो सवाल को मैंने पूरा समझा दिया है ताकि लाइफ में कभी भी इस टाइप की चीजें आए तो आप सॉल्व कर पाओ। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, ये क्वेश्चन आप करोगे, ठीक है, इसको मैं नहीं करवाऊंगा, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसमें कुछ है नहीं, इसलिए आप करोगे, इसका आंसर मैंने दे दिया है, बी, बी क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, आर त्रिज्या की शक्ति के केंद्र से लंबवत गुजरने वाली अक्ष के विपरीत शक्ति की घूर्णन त्रिज्या,
ये क्या बोल रहा है, आर त्रिज्या की शक्ति के केंद्र से लंबवत गुजरने वाली अक्ष के परित शक्ति की गुणन त्रिज्या। ये क्या शक्ति है, इस अक्ष के सापेक्ष निकालना जो उसके तल के लंबवत है और आर त्रिज्या है। तो अपने को पता है भाई जो घूर्णन त्रिज्या होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। घूर्णन त्रिज्या में अपन क्या करते हैं, टोटल द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान, अगर निकाय में अगर बहुत सारी वस्तु है तो उन सभी का द्रव्यमान का योग कर देते हैं, एम टोटल इंटू के स्क्वायर बराबर निकाय का आई, निकाय जो निकाय अपने को दिया हुआ उसका जड़त्व आघूर्ण। तो अपने क्या, अपने निकाय में एक ही वस्तु है, शक्ति है, शक्ति का कितना होता है एम आर स्क्वायर बाय 2, यहाँ पे के स्क्वायर, और टोटल द्रव्यमान कितना है, एक ही वस्तु है शक्ति, तो टोटल द्रव्यमान में क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, एम से एम कैंसल, के बराबर क्या आ जाएगा, दोनों तरफ वर्गमूल करने पर आर रूट ऑफ 2, आर रूट ऑफ 2 तो कितना आएगा, ये आएगा आर रूट ऑफ 2 मतलब ये वाला आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये बोल रहा है कि तीन कण, क्या बोल रहा है, तीन कण जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान m है, l सेंटीमीटर, ये लंबाई दी हुई l सेंटीमीटर भुजा के समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर स्थित है। मतलब एक तो द्रव्यमान यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक कहाँ पर है, यहाँ पर, एक कहाँ पर है, यहाँ पर, तीनों का मान कितना है m है, तथा ax के परित जो कि ab के लंबवत है तथा abc के तल में स्थित है। ठीक है, आपको क्या पूछा है इसने, ये द्रव्यमान ऐसे दिए हुए हैं, आपको इस वाली x के सापेक्ष इसका जड़त्व आघूर्ण निकालना है, इसके सापेक्ष इस वाली x के सापेक्ष। ठीक है, इस वाली x के सापेक्ष देखोगे तो इसके कारण जो जड़त्व आघूर्ण है वो तो जीरो होगा, क्योंकि ये द्रव्यमान तो क्या है, इसी x पे स्थित है। अब बाकी कौन रह गया, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये कौन सा वाला, ये वाला। तो अब देखो, और दूसरा इसने क्या किया, अपने को भुजा सेंटीमीटर में दे रखी है, लेकिन इसने अपने को आंसर भी किसने दे रखा है, ग्राम सेंटीमीटर में, तो अपने को कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आंसर भी अपने ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा है, तो अपने कोई 100 से भाग करने का काम नहीं है। ठीक है, हाँ, तो अब देखो इसके कारण जो ए पर द्रव्यमान है इसके कारण तो क्या होगा, जीरो होगा इस अक्ष के सापेक्ष। तो अपने को निकालना किसका है, एक तो इसका और एक इसका, तो बी का निकालोगे। ठीक है, बी का निकालोगे तो अपन क्या करेंगे, बी का निकाल के और सी का निकाल के दोनों का योग कर देंगे। तो बी का देखोगे तो बी वाले का क्या आएगा, बी वाले का आएगा, अगर द्रव्यमान एम है एम और ये दूरी कितनी है एल, तो एम एल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका देखो, इसका ये द्रव्यमान एम है और इससे लंबवत दूरी मैंने माना कितनी है, ये एक्स है, लंबवत दूरी एक्स, तो एम एक्स स्क्वायर। अब देखो एक्स कितना आएगा, आपको पता है संभव त्रिभुज में ये कोण कितना है 60, ये कोण 60, तो ये भी कितना हो जाएगा 60। ठीक है, ऐसे होगा, ये 60 तो ये 30 हो जाएगा, ये 90 और ये 60, तो ये 60 है, तो अगर x क्या होगा, x बराबर होगा l cos 60, यानी कि x इज इक्वल टू l बाय 2, यहाँ रखोगे तो m l बाय 2 का स्क्वायर कितना जाएगा, m l स्क्वायर बाय 4, तो दोनों को जोड़ोगे जब एम एल स्क्वायर और एम एल स्क्वायर बाय 4, तो कितना जाएगा 5/4 एम एल स्क्वायर, कितना जाएगा 5/4 एम एल स्क्वायर। ठीक है, सवाल बहुत अच्छा था। अब देखो, किसी वृत्तीय चक्ति के तल में स्थित स्पर्श स्पर्शी अक्ष के परित घूर्णन त्रिज्या तथा उसी त्रिज्या की वृत्तीय वलय की के तल में स्थित स्पर्श शक्ति तो घूर्णन त्रिज्या का अनुपात है। देखो ये क्या बोल रहा है, घूर्णन त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है। इस केस में सवाल को अच्छे से पढ़ो, किसी वृत्तीय चक्ति के तल में स्थित स्पर्शी अक्ष। ठीक है, तो पहले तो लेनी एक चक्ति, ये चक्ति है। ठीक है, तो चक्ति की जो तल में स्थित जो स्पर्श रेखा है वो, तथा उसी त्रिज्या की वृत्तीय चक्ति, सॉरी वृत्तीय वलय की वलय के तल में स्थित स्पर्श रेखा। दूसरा इसने बोला है वलय, ये बोला है वलय, तो इसका जो इस अक्ष के सापेक्ष है वो, तो इन दोनों का निकालना अपने को अनुपात, इन दोनों का निकालना अपने को अनुपात। तो मैंने माना ये क्या है, इसको मैं अक्ष मान लेता हूँ ए एक्स। ठीक है, क्या मान लिया, ए एक्स। ठीक है, तो आपको अंत में निकालना कि भाई इस ए अक्ष के सापेक्ष जो शक्ति का जड़त्व आघूर्ण है उसमें
एक्स के सापेक्ष वलय के जड़त्व आघूर्ण का भाग देने पर क्या आ जाएगा, इन दोनों का अनुपात आ जाएगा, इन दोनों का अनुपात आ जाएगा। तो देखो आपको निकालना है इसके सापेक्ष, तो सिंपल सी बात है, दोनों में आप क्या करोगे, कौन सी थ्योरम लगाओगे, आप लगाओगे समांतर अक्षों की प्रमेय। तो अपन पहले करते हैं वलय के लिए, तो वलय के लिए अपने को पता है इस अक्ष के सापेक्ष कितना होता है, ये होता है mr²/2, कितना होता है mr²/2, ठीक है। तो फिर अपने को निकालना किसके सापेक्ष है, इसके सापेक्ष, तो सेंटर ऑफ मास की थ्योरम से निकाल लोगे, और निकालोगे कैसे, वही आई, अगर ए के सापेक्ष वलय, इसको नाम दे आई ए वलय, ठीक है, तो कितना आएगा, आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर। सेंटर ऑफ मास की थ्योरम बहुत काम की है, सारे सवाल इसी पे हो रहे हैं लगभग लगभग, ठीक है। तो आई सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष तो कितना है mr²/2, और एम डी कितना हो जाएगा आर, तो ये हो जाएगा mr², यानी कि कुल मिला के बन कितना रहा है 3mr²/2, कितना हो रहा है 3mr²/2, 3mr²/2। एक दो सवाल में ही ध्यान से देखना, इसने पूछा कि एक्चुअली इस तल के सापेक्ष घूर्णन त्रिज्या का अनुपात पूछा है, किसका पूछा है, घूर्णन त्रिज्या का अनुपात। तो खैर उसके लिए भी अपने को निकालना तो पड़ेगा, ये तो जो अपने को क्या बोलते हैं जड़त्व आघूर्ण है, वो तो निकालना ही पड़ेगा, उसके बाद ही अपन घूर्णन त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो ये आ गया 3mr²/2, कितना आया 3mr²/2। अब आप क्या करोगे, इस 3mr²/2 को क्या करोगे, एम के स्क्वायर के बराबर लिखोगे, इसके बराबर एम के स्क्वायर, इसके बराबर लिखोगे एम के स्क्वायर के बराबर। तो यहां से के का मान निकालो, यहां से के का मान कितना आएगा, यहां से जो के का मान आएगा, देखो एम से एम कैंसल, और इसको लिखते हैं के फोर, किसके लिए, वलय के लिए लिख लेते हैं, वलय है ना, तो इसका नाम दे दिया भाई के वलय, ठीक है। तो अब देखो कितना हो रहा है ये, √3/√2 और आर, कितना हो रहा है √3/√2 और आर। अब अपने को निकालना है शक्ति के लिए, अब अपने को निकालना है शक्ति के लिए, ठीक है। तो मैं अगर यह बनाऊं शक्ति बनाऊं, तो शक्ति के लिए अपने को जिस अक्ष के सापेक्ष घूर्णन त्रिज्या निकालनी है, पहले तो क्या करना पड़ेगा, उस अक्ष के सापेक्ष अपने को जड़त्व आघूर्ण निकालना पड़ेगा, तो इसके सापेक्ष अपने को जड़त्व आघूर्ण निकालना है। तो अपने को बड़ा पता है शक्ति के केस में इसके सापेक्ष कितना होता है, इसके सापेक्ष होता है mr²/4, mr²/4। तो वही इसके लिए आप निकालोगे तो कितना आएगा, आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर, वो वाली थ्योरम लगा दो। आई सेंटर ऑफ मास तो अपने को पता है mr²/4 प्लस एम आर स्क्वायर, ठीक है, एम आर स्क्वायर। अब देखो ये कितना आएगा 5/4 mr², ये आ गया। अब आपको इसकी क्या है, गुणन त्रिज्या निकालनी है, तो मैंने बताया गुणन त्रिज्या के लिए क्या करोगे आप, एम के स्क्वायर के बराबर कर दोगे, तो एम से एम कैंसल, एम से एम कैंसल, तो कितना आएगा ये, के इक्वल टू √5 और 4 का कितना हो जाएगा 2, 4 का कितना हो जाएगा 2 और आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। ये किसका हो गया, शक्ति का, किसका हो गया शक्ति का। अब आपको क्या करना है, ये शक्ति अपॉन क्या करना है, के वलय निकालना है। ये शक्ति लिखो, अगर के शक्ति लिखोगे आप, ये शक्ति कितना है √5/2 आर स्क्वायर, के वलय √3 √2, सॉरी ये आर आएगा ना, आर स्क्वायर नहीं रहेगा क्योंकि हाँ ठीक है, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से आप देखोगे इसको, तो ये क्या बन रहा है अपने पास √5/2, और ये नीचे √3, ऊपर कितना चला जाएगा √2। जब आप एक बार √2 से ये 2 कटेगा तो क्या आएगा √2, ऊपर कितना हो गया 5, नीचे कितना हो गया √6, आ गया 5 और √6। तो ऑप्शन कौन सा आएगा अपने पास,
सी वाला, सी में क्या है 5√c, ठीक है। तो ये कोशिश करना, बहुत अच्छा सवाल है। इसमें क्या पूछा कि भाई उस इसमें घूर्णन त्रिज्या का अनुपात पूछा है। इसका अनुपात पूछा है घूर्णन त्रिज्या। तो घूर्णन त्रिज्या निकालने के लिए मैंने बताया पहले क्या निकालना पड़ेगा अपने को, जड़त्व आघूर्ण, और फिर जड़त्व आघूर्ण को निकाल के उसको किसके बराबर कर दो, एम के स्क्वायर के बराबर, एम के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। सबसे जरूरी है सवाल को अच्छे से पढ़ना। एक बार अगर सवाल को अच्छे से पढ़ लिया तो काफी चीजें आसान हो जाती है, ठीक है। ये हो गया अपना सवाल, ये हो गया। अब नेक्स्ट ये पूछ रहा है, एक ठोस गोले ए तथा एक खोखले गोले बी के द्रव्यमान तथा बाह्य त्रिज्या समान है। ठोस गोला तथा खोखले गोले के क्या है द्रव्यमान तथा क्या त्रिज्या समान है, उनके व्यास के परित, व्यास के परित जड़त्वाघूर्ण आई ए तथा आई बी इस प्रकार है। तो आपको पता है भले व्यास के सापेक्ष लो, भले व्यास के सापेक्ष लो, या फिर जो उसके केंद्र से गुजरती है अक्ष, वही क्या है, वो सेम वही है व्यास के सापेक्ष वाली, ये बोलो, या फिर केंद्र से गुजरने वाली बोलो, बात सेम ही है, ठीक है। ये भाई ये है, ये गोला है, गोले की ये वाली अक्ष, इसको आप क्या बोलोगे, ये अक्ष व्यास से भी गुजर रही है और केंद्र से भी गुजर रही है, तो दोनों में से कोई भी शब्द दे सकता है। अब आप बात करनी है एक ठोस गोला है खोखला गोला, तो मैंने बताया हमेशा, हमेशा किसके लिए ज्यादा होगा, ये खोखले गोले के लिए ज्यादा होगा, खोखले गोले के लिए ये क्या होगा, ज्यादा होगा, समझ गए। खोखले गोले के लिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी, क्यों, क्योंकि देखो इनका मान क्या क्या होता है, इनका मान आप देखोगे तो मान क्या क्या होता है यहाँ पर, जो खोखले गोले के लिए होता है वो कितना होता है 2/3 mr², और ठोस के लिए क्या होता है 2/5 mr²। तो इसमें से ज्यादा कौन होगा, 2/3 mr² ज्यादा होगा, 2/3, सॉरी मतलब हाँ 2/3 mr² ज्यादा होगा ना। तो जो अपने पास जो खोखला है वो कौन सा है, बी वाला खोखला है, और ए वाला क्या ठोस है, बी वाला खोखला, ए वाला ठोस है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये वाला, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला है, बस आपको पता है कि 2/3 मतलब क्या, 2/3 ज्यादा होगा 2/5 से, ठीक है। क्योंकि जब आप भाग करोगे तो 20 में 2/3 में 2 में 3 का भाग 0.6 के आसपास आता है, लगभग 0.66, जबकि 2 में 5 का भाग क्या आता है 0.4 के आसपास, 0.4 के आसपास, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो ये क्या पूछ रहा है, बिंदु द्रव्यमान 1 2 3 तथा 4 kg क्रमशः बिंदुओं 0 0 0 2 0 0 ये किस में दिया हुआ है, जैसे कि 3 निर्देशांक मतलब किस किस में होता है, एक्स वाई और जेड दिए हुए हैं। तो आप ध्यान से देखोगे तो जेड यहाँ 0 है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर भी जेड 0 है, यहाँ पर भी जेड 0 है, यहाँ पर भी जेड 0, तो अब कंफ्यूज होने का काम नहीं है, जेड को तो छोड़ ही दो, ठीक है, सभी जगह 0 है। अब बात किसको लेकर चलो, सिर्फ एक्स और वाई को, इसको लेकर चलो एक्स और वाई को। अब इसमें क्या पूछा है कि भाई 0 0 पे जो द्रव्यमान है वो कितना है, 1 1 kg, तो 0 0 कौन सा वाला पॉइंट हुआ, ये हुआ, यहाँ पे द्रव्यमान कितना हुआ 1 kg, यहाँ पे कितना हुआ 1 kg। फिर पूछ रहा है, फिर बोल रहा है कि 2 0 0, यहाँ पे कोई बिंदु होगा x 2 0, तो यहाँ पर द्रव्यमान कितना है 2 kg, यहाँ पर कितना है 2 kg। फिर ये पूछ रहा है कोई तीसरा है 0 3 0, यानी कि इसका x x 0 है और y कौन सा है, y पे 3 है, तो ये क्या हुआ 0,3 पॉइंट ये हुआ, ठीक है। निर्देशांक तो आते हैं ना आपको, ठीक है। इस पे कितना है 3 kg, इस पे कितना है 3 kg, और एक है कोई कि -2, यानी कि मतलब इस साइड है, किस साइड, इस साइड, वाई भी माइनस और एक्स भी माइनस, तो -2, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि एक्स अक्ष के परित निकाय की जड़ता को निकालना है, ये कितना है 4 kg वाला है, यहाँ पर कितना है 4 kg वाला, ठीक है। अभी पूछ रहा है कि भाई एक्स अक्ष के परित निकाय का जड़ता को निकालना है, क्या करना है, ये जो एक्स अक्ष दी हुई है ये वाली, इसके परित निकाय का जड़ता को निकालना है। तो जब आप एक्स के परित निकालोगे तो अपने पास 4 द्रव्यमान है, ठीक है। तो इस पहले 1 kg का तो क्या होगा 0 होगा, क्योंकि 1 kg तो खुद अक्ष पर स्थित है,
इसके कारण 0, 2 केजी के कारण भी क्या होगा 0, क्योंकि 2 केजी भी क्या है खुद एक्स एक्स पे स्थित है। रह कौन गया 3 केजी वाला और 4 केजी वाला, 3 केजी वाला और 4 केजी वाला। अब इन दोनों की एक्स एक्स से लंबवत दूरी देख लो, तो 3 केजी वाले की लंबवत दूरी क्या होगी, ये होगी एक्स एक्स से, तो ये कितनी है 3 है, ये कितनी है 3 है। और 4 केजी वाले की लंबवत दूरी देखोगे तो ये होगी, तो ये कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, जो वाई एक्स का निर्देशांक होगा वही क्या होगी दूरी होगी। ठीक है, समझ गए। ये भाई -2 को -2 क्यों लिखते हैं कि भाई ऐसे ही तो होता है कि भाई ये लंबाई 2 और ये 2, इसलिए लिखते हैं इसको -2 -2। ठीक है, लेकिन अपने को चाहिए कौन सी वाली, ये लंबवत दूरी एक्स अक्ष से, तो ये कितनी है 2 है। तो बस इन दोनों के कारण कितना होगा, अगर 3 के लिए लिखोगे तो 3 केजी इंटू आर स्क्वायर, लेकिन लंबाई कितनी है, लंबाई भी कितनी है 3 ही है का स्क्वायर। और जो 4 वाला है 4 केजी इंटू इसका लंबवत दूरी कितनी है 2, ये हो जाएगा। जब सॉल्व करोगे कितना आएगा 3 और 3 9 27, ठीक है, कितना जाएगा 27, और ये कितना जाएगा 16, 27 और 16 कितना होगा 43, कितना हो जाएगा 43 केजी इंटू मीटर स्क्वायर, केजी इंटू मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है कि एक एम द्रव्यमान तथा आर त्रिज्या की एक वलय को पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है, गोले का जड़त्व आगुण होगा। देखो ये लॉजिकल सवाल है, एम द्रव्यमान और आर त्रिज्या, ठीक है। अब देखो एम द्रव्यमान है, इसके केस में अगर ये वलय है, जब ये वलय है और ये त्रिज्या आर है, तो इसके केस में तो क्या होगा एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर। इसमें क्या है, सारा द्रव्यमान क्या होता है आर दूरी पर स्थित होता है, सारा द्रव्यमान किस पे होता है आर दूरी पर स्थित। लेकिन जब आप इसको पिघला कर गोला बनाओगे ना, तो ये गोले में भी कौन सा गोला बोल रहा है, ठोस गोला, यानी कि इसने अगर खोखला नहीं बोला तो उसका मतलब क्या है ऑटोमेटिकली वो ठोस हो जाएगा। तो ठोस गोला बनाओगे तो वो गोला क्या बनेगा छोटा बनेगा, भाई जो वलय के जितने द्रव्यमान है उससे आप गोला बनाओगे तो क्या बनेगा छोटा बनेगा ऐसा। ठीक है, ये ऐसे ऐसे बन जाएगा छोटा गोला, ठीक है, ये बन जाएगा। तो उसका मतलब क्या होगा रियल में इसका कितना होता है 2/5 एम आर स्क्वायर, 2/5 एम आर स्क्वायर। तो ज्यादा कौन सा रहेगा हमेशा, क्योंकि इसका तो द्रव्यमान सारा इस अक्ष के आसपास आ जाएगा, तो जितना द्रव्यमान अक्ष के आसपास होगा जड़त्व आघूर्ण उतना ही कम होता है। और शक्ति के केस में सारा द्रव्यमान क्या होता है अक्ष से दूर होता है, तो जड़त्व आघूर्ण क्या होगा ज्यादा होगा, समझ गए। तो गोले का जड़त्व आघूर्ण क्या होगा वलय से कम हो जाएगा, वलय से कम, समझ गए। गोले का जड़त्व आघूर्ण वलय से कम रहेगा, कारण समझ गए ना, क्योंकि वलय के केस में सारा द्रव्यमान आर दूरी पर स्थित है, सारा का सारा द्रव्यमान, जबकि गोले के केस में क्या हो जाएगा भाई, गोला आप बनाओगे तो गोले में तो पूरी जगह द्रव्यमान फैला रहता है, कुछ द्रव्यमान यहाँ होगा, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, तो समझ गए, तो सारा द्रव्यमान आर दूरी पर स्थित नहीं होगा, तो इसीलिए वलय से कम आएगा अगर उसी को आप पिघलाकर गोला बनाओगे तो। अब देखो ये एक मस्त सवाल है, ये कह रहा है कि एक ही पदार्थ के तथा समान आकार के एक ठोस गोले तथा खोखले गोले का भार मापे बिना, ठीक है, उनके बीच अंतर बताना है। ये बोल रहा है कि भाई आपको एक तो दे दिया गोला, कौन सा गोला ठोस गोला, एक दे दिया ठोस गोला, एक दे दिया खोखला। अब आपको इनका भार नहीं नापना है, यानी कि भार मतलब ये समझ लो कि भार नापना मतलब क्या होता है, अपने आप में भार तो क्या होता है mg होता है, जी तो दोनों के लिए समान होगा, भार मापना मतलब अपने आप में क्या हो गया द्रव्यमान मापना, समझ गए, समझ गए ना। हाँ, भार मापना मतलब अपने आप में क्या हो गया द्रव्यमान मापना, कारण क्योंकि भाई भार मेरे को पता है और आप सभी को भी पता है कि भाई mg होता है, भार mg होता है द्रव्यमान m होता है, लेकिन g दोनों के लिए सेम रहेगा, भले वो ठोस ठोस लो या खोखला गोला लो, दोनों के लिए जी तो मान सेम रहेगा, तो जो आप नाप रहे हो वो एक्चुअल में क्या आएगा ऑटोमेटिकली जो द्रव्यमान की तरफ फील होगा, ठीक है। तो चलो आपको वो भी नहीं नापना है, आपको कुछ ही नहीं करना है, ठीक है, सिर्फ क्या करना है आपको इनको देखकर, मतलब तो कैसे पता लगा सकते हो कि भाई ये ठोस है और खोखला है, एक एक ऑप्शन दिया हुआ है इसने कि उन पर समान बल आघूर्ण लगाकर, तो ये भी मामला सही नहीं बैठ रहा है। एक ऑप्शन दिया हुआ है किसी उपनिष्ठ घूर्णन अक्ष के विरुद्ध घूर्णन कराने पर,
तो गुणन कराओगे तो ये भी कैसे मालूम पड़ेगा? नहीं, एक बोल रहा समाक्षीय अक्षों के विपरीत जड़त्व आघूर्ण निकालने पर, तो जड़त्व आघूर्ण को तो तब निकालोगे ना जब आपके पास m हो, आपके पास द्रव्यमान तो है ही नहीं। ने क्या बोला है? भार मापे बिना, तो बोलो द्रव्यमान तो है ही नहीं, तो ऑप्शन कौन सा रहेगा? बी। बी मतलब क्यों रहेगा? तो देखो, नत्तल, ये बोल रहा है किसी नत्तल पर एक साथ लोड करने पर, नत्तल क्या होता है? नत्तल होता है ऐसा, आपने पढ़ा होगा 12th में, ये नत्तल होता है। ठीक है, अगर यहां से आप छोड़ोगे किसी गोले को तो वो नीचे आएगा ऐसे लुढ़क कर। ठीक है, तो जब आप ठोस गोले को छोड़ते हो ना, तो ठोस गोला पहले नीचे पहुंचता है, ठोस गोला पहले नीचे आएगा, और खोखला गोला बाद में आएगा, और खोखला गोला क्या आएगा? खोखला किस में आएगा? बाद में। अब इसका क्या कारण है? तो आपको बताऊं कि टाउ इक्वल क्या होता है? आई क्रॉस एल्फा। टाउ इक्वल टू आई क्रॉस एल्फा, यहां से एल्फा बराबर क्या होगा? टाउ upon आई। एल्फा बराबर क्या होगा? टाउ upon आई। अभी टाउ कौन देगा? ये टाउ देगा आपको गुरुत्वाकर्षण बल लगने वाला mg। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल देगा, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल तो लगभग सेम लगेगा इन पे। ठीक है, सेम ही लगेगा, क्योंकि इसने क्या बोला है? समान आकार के हैं, ठोस गोले हैं। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण तो क्या लगेगा? लगभग सेम लगेगा। तो गुरुत्वाकर्षण सेम लगेगा मतलब यानी कि जो ये टाउ है वो भी क्या लगेगा? सेम। जो बल आगुण है वो क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। अब बात किस पे रहेगी? आई। बात किस पे रहेगी? आई। लेकिन अपने को पता है ठोस गोले का आई होता है कम, ठोस गोले का आई कम होगा तो एल्फा क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ऑटोमेटिकली ठोस गोले का जो त्वरण है वो क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ठोस गोले का त्वरण ज्यादा हो जाएगा तो ठोस गोला जल्दी नीचे पहुंचेगा। समझ गए? किसकी तुलना में? खोखले गोले की तुलना में। जो मैंने पॉइंट्स बोले उन पे एक बार अच्छे से गौर करना। अब देखो, ये सवाल ये आप करोगे, ये बोल रहा है कि भाई दो जड़ों को जिनमें प्रत्येक जड़ का द्रव्यमान m तथा l है, केंद्र पर जोड़कर क्रॉस बना दिया छड़ों के। ठीक है, ये ऐसे बोल रहा है कि भाई दो छड़ है, ठीक है, इनको ऐसे जोड़ दिया। अब इस अक्ष के परित आपको जड़त्व आघूर्ण निकालना है इनके लंबवत, तो पहले तो इसका निकाल लो, फिर इसका निकाल लो, और दोनों को जोड़ दो। आप कर लेना, वैसे सिंपल सा है। इसमें एक के सापेक्ष कितना है? ml स्क्वायर पे 12, दोनों है, 2 से गुणा करेगा तो ml स्क्वायर पे 6 ही आएगा। फिर भी आप इसको कोशिश करना, ठीक है, ट्राई करना। अब देखो, ये इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत मस्त सवाल है। इसको करने में भी थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन मैंने इस सवाल को जानबूझ के लिया है ताकि इसमें आप अच्छा सा कॉन्सेप्ट सीख जाओगे। ठीक है, आप अच्छा सा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हो। ये क्या बोल रहा है? आर त्रिज्या तथा 9m द्रव्यमान की एक वर्तीय चक्ति से r/3 त्रिज्या की छोटी चक्ति काटी जाती है। ठीक है, ये देखो, पहले तो ये इसने क्या किया है, इस पूरे में से आर त्रिज्या है, जिसका आर त्रिज्या की चक्ति है, उसका द्रव्यमान कितना है? 9m है। कितना है द्रव्यमान? 9m। उसमें से ये r/3 त्रिज्या की एक छोटी सी चक्ति काटी जाती है। पहले तो अपन क्या करेंगे भाई कि इस r/3 त्रिज्या वाली जो चक्ति काटी है उसका द्रव्यमान कितना होगा? मैंने माना उसका द्रव्यमान कितना? स्मॉल m है। कितना? स्मॉल m माना। माना छोटी शक्ति का द्रव्यमान कितना है? छोटी शक्ति का द्रव्यमान स्मॉल एम है। तो वो स्मॉल एम निकालोगे कैसे? तो आपको पता है, आपको पता शक्ति क्या होती है? शक्ति किस में होती है? 2D में होती है, 2 डायमेंशनल होती है। तो इसका क्या होगा? क्षेत्रफल होगा। तो देखो, क्षेत्रफल यानी कि अपन ये लिख सकते हैं भाई पाई आर स्क्वायर, जो बड़ी वाली शक्ति है, पाई आर स्क्वायर में कितना द्रव्यमान है? 9m। पाई आर स्क्वायर में कितना द्रव्यमान है? 9m। तो छोटी वाली शक्ति यानी कि पाई r/3 का स्क्वायर में कितना द्रव्यमान होगा? तो उसके लिए क्या होगा? 9m/पाई r² इंटू पाई r² बाय, यहाँ लिखोगे r²/9। ठीक है, ये ऐसे अपन गुणा में ले जाते हैं, 9m/पाई r² और पाई r²/9। तो यहाँ काटोगे तो कितना जाएगा? m। कितना जाएगा? कैपिटल m। कितना जाएगा? कैपिटल m। यानी कि छोटी वाली शक्ति का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? कैपिटल m।
समझ गए? कितना हो गया? कैपिटल एम हो गया। अब देखो, ये तो निकाल दिया आपने द्रव्यमान। अब सवाल क्या कह रहा है आगे? ये कह रहा है कि चकती के तल के लंबवत तथा ओ से गुजरने वाली अक्ष के परिध शेष चकती का जड़त्वागुण होगा। शेष चकती का जड़त्वागुण होगा। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे कि भाई इस स्थिति में ये बाहर निकाला जाता है तो इसका जड़त्वागुण क्या होगा? तो पहले तो अपन क्या करेंगे? पहले तो अपन क्या करेंगे भाई, कुल जड़त्वागुण में से इस चकती का जड़त्वागुण बाहर निकाल लेंगे तो इस पीछे बचे हुए का हो जाएगा। अपने को क्या करना है? पहले तो निकालेंगे इसका, बड़ी वाली का, बड़ी वाली चकती इसका निकालो, इसका पूरे का निकालो, फिर उसमें से फिर अपन निकालेंगे इसका, छोटी वाली चकती का। तो जो बड़ी वाली चकती का निकाल के उसमें से छोटी वाली चकती का अपन घटा देंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो पार्ट है, ये वाला, इसका अपने पास आ जाएगा। ठीक है? तो अपने को पता है बड़ी वाली चकती का तो कितना होता है? बड़ी वाली चकती का कितना होता है? कितना होता है? एम आर स्क्वायर बाय टू, इस अक्ष के सापेक्ष। तो एम तो कितना दिया हुआ है? 9m। एम कितना है? 9m। आर कितना है? वही आर स्क्वायर, आर मतलब आर ही है, आर स्क्वायर बाय टू। ठीक है? तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब छोटी वाली चकती का ये निकालना है इसके सापेक्ष। तो देखो अभी यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये छोटी वाली चकती के केस में, छोटी वाली चकती कहाँ पे है? यहाँ पर है। आपको निकालना है इसका, तो अपने को किसके सापेक्ष निकालना है? इस अक्ष के सापेक्ष। इसके सापेक्ष ये ओ वाला, इसके सापेक्ष। तो आप क्या करोगे? इस छोटी वाली चकती के सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष पहले निकालो, इसके सापेक्ष। तो इसके सापेक्ष कितना होगा? चकती का द्रव्यमान कितना है? कैपिटल एम। ठीक है? आर कितना है? आर बाय थ्री का स्क्वायर और बाय टू। ठीक है? ये तो आ गया इसके सापेक्ष। अब आपको इसके सापेक्ष निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? समांतर अक्षों की निकालनी पड़ेगी परमेय, यानी कि समांतर अक्षों की परमेय है वो लगाना पड़ेगा। ये दूरी कितनी दी हुई है? 2r/3। 2r/3 यानी कि जिस अक्ष के सापेक्ष निकालना है उसकी और सेंटर ऑफ मास वाली के सापेक्ष दूरी कितनी है? 2r/3। तो आप क्या करोगे? वही इसके सापेक्ष आई ओ के सापेक्ष लिखना है तो कैसे लिखोगे? आई सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष प्लस एम, यानी कि जो शक्ति का द्रव्यमान है कैपिटल एम और डी स्क्वायर, कैपिटल एम और डी स्क्वायर। तो यहां से देखोगे तो ये जब मान लिखोगे तो आई सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष तो कितना है? एम, ये जो निकल के आया वो किसके सापेक्ष? सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष ही है, आर स्क्वायर। अरे कितना है? 3 का स्क्वायर 9, 9 9 2 18 प्लस एम, डी कितना है? 2r/3, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 4r स्क्वायर बाय 9, 4r स्क्वायर बाय 9। अब देखो यहाँ से अपने को निकल के आ गया तो शेष का क्या रहेगा? तो अपने को शेष बचे हुए भाग का क्या आएगा? बड़ी वाली में से छोटी वाली को घटा दो, बड़ी वाली में से छोटी वाली को घटा दो। बड़ी वाली कितना है? 9m r² बाय टू, 9m r² बाय टू में से अगर घटाओगे, सॉरी, ये mr² बाय 18 माइनस 4 mr² बाय 9, 4 mr² बाय 9। जब आप इसको सॉल्व करोगे या इसका आप सॉल्यूशन लिखोगे तो देखो ये कितना आ जाएगा? इस इन सभी में से क्या हो रहा है? इन सभी में से mr² बाहर आ रहा है, mr² बाहर आ रहा है। पीछे कितना रह रहा है? 9/2 माइनस 1/18 माइनस 4/9। देखो इसको सॉल्व करोगे, mr² इंटू, नीचे अगर एलसीएम लोगे तो 18, तो ये दो, दो का 9 बार और 9 इंटू 9 81, फिर 18 का 18 एक रह गया, माइनस 9 दूनी 18 यानी कि ये 8 हो गया। तो ये कुल मिला के कितना रहेगा? 72/18, और 72/18 कितना आता है? 4 आता है। कितना हो जाएगा? और mr² से गुणा करने पर 4mr²। तो ऑप्शन कितना आएगा? ए वाला। कौन सा आएगा? ए वाला, 4mr²। कौन सा आएगा ऑप्शन? ए ऑप्शन। क्या आ जाएगा? 4mr²। ठीक है? अब देखो नेक्स्ट सवाल लेते हैं अपन।
अब देखो ये भी मजेदार सवाल है, ये क्या बोल रहा है, समान पदार्थ से बनी हुई आर तथा एन आर त्रिज्या वाली दो वलय के केंद्र से होकर जाने वाली अक्ष के परित जड़त्व आघूर्ण का अनुपात होगा। अनुपात 1/3 है, तो एन का मान क्या है? ये क्या बोल रहा है इस सवाल में? सवाल बड़ा ही मस्त है, ठीक है। ये देखो, ये बोल रहा है कि ये जो दो वलय, एक वलय ये होगी, एक वलय ये होगी, इसकी त्रिज्या कितनी है? आर है। त्रिज्या कितनी दी हुई है? आर दी हुई है। इसकी त्रिज्या कितनी होगी? इसकी त्रिज्या दी हुई है एन आर। इसकी त्रिज्या दी हुई है एन आर। अगर इसको आप ले लो 1 और इसको आप ले लो 2, ठीक है, तो ये बोल रहा है कि भाई I1 बाय I2 कितना है? 1/8। 1/8, और आपको एन का मान निकालना है। अब ये जो वलय जो बनाई गई ना रिंग, ये रिंग क्या बनाई गई? समान पदार्थ से बनाई गई है, समान पदार्थ से। तो ये देखोगे तो इस रिंग का जो रिंग किससे बनेगी? तार से बनेगी। जैसे जो तार होगा, तार को आप गोल कर दोगे तो रिंग बन जाएगी। तो इसकी लंबाई कितनी होगी? इसकी लंबाई, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 2πr। इसकी जो परिधि होगी वही लंबाई होगी। L1 क्या हो जाएगा? 2πr। अगर इसकी लंबाई L2 है तो कितनी हो जाएगी? 2πnr। 2πnr, ठीक है। अब देखो यहां से आप ध्यान से देखोगे तो अगर एकांक लंबाई में, क्योंकि समान समान पदार्थ है, तो मैंने माना कि भी एकांक लंबाई में द्रव्यमान कितना है? लैम्बडा। समान पदार्थ है तो लैम्बडा क्या है? एकांक लंबाई में द्रव्यमान मैंने मान लिया। एकांक लंबाई में द्रव्यमान, ये मैंने लैम्बडा मान लिया। एकांक लंबाई में द्रव्यमान इतना है, तो कुल द्रव्यमान इसका कितना हो जाएगा? m1 बराबर L1 इंटू लैम्बडा 1। और इसके लिए m2 बराबर, सॉरी m2 लिखना है, m2 बराबर L2 इंटू लैम्बडा 2। अब देखो m1 क्या आएगा? m1 इज इक्वल टू L1 लैम्बडा 1। तो L1 कितना है? 2πr और लैम्बडा 1। और L2 कितना हो जाएगा? सॉरी m2, मैं बार बार, m2 कितना हो जाएगा? 2πnr और लैम्बडा 1। ये आ जाएगा m1 और m2, ठीक है। अब देखो यहां से अपने को मालूम पड़ रहा है कि I1 और I2 वलय है, तो वलय का क्या होता है? m1 r1 का स्क्वायर, m2 r2 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर किसके है? 1/8। जब आप मान रखोगे तो m1 कितना आ रहा है? 2πr और लैम्बडा 1। 2πr और लैम्बडा 1, ठीक है, इंटू r1 का स्क्वायर। r1 कितना? r, तो इसका r स्क्वायर हो जाएगा। m2 लिखोगे तो कितना आएगा? 2πn r लैम्बडा 1 इंटू r2 कितना हो जाएगा? nr, तो n स्क्वायर r स्क्वायर बराबर 1/8। अब यहां से देखोगे तो यहां से बहुत सारी चीजें आपस में कैंसिल हो रही है। 2π से 2π कैंसिल, ठीक है, ये r से ये r कैंसिल, ये r स्क्वायर से ये r स्क्वायर कैंसिल, लैम्बडा से क्या हो जाएगा? ये लैम्बडा कैंसिल, ठीक है, लैम्बडा से लैम्बडा कैंसिल। ये मैंने यहाँ पे लैम्बडा 1 लिख दिया, वैसे लैम्बडा 1 लिखने कोई जरूरी नहीं था, लैम्बडा भी मान सकते थे, लैम्बडा या लैम्बडा 1 बात एक ही है, ठीक है। तो देखो अब क्या रह गया पीछे? ये n रह गया और ये n स्क्वायर, तो कुल मिला के क्या रह गया? n 1/n³, 1/8, ठीक है। यहाँ से देखोगे तो ये कितना आ गया? अगर आप घनमूल करोगे दोनों साइड तो क्या जाएगा? 1/n इक्वल टू 1/2, 1/n इक्वल टू 1/2। या तो यहाँ से कितना आ रहा है? n बराबर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? ए वाला। n बराबर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये, m द्रव्यमान तथा l लंबाई की एक पतली छड़ के लंबवत तथा छड़ के एक सिरे से L/4 दूरी से गुजरते अक्ष के परित जड़त्व आघूर्ण निकालना है। ये पूछ रहा है, ये कोई छड़ है, ठीक है, ये छड़ है, छड़ के एक सिरे से L/4, यानी कि छड़ के एक सिरे से L/4 इस वाली अक्ष के सापेक्ष आपको निकालना है। तो आपको सेंटर ऑफ मास के सापेक्ष तो पता है, तो जो L/2 से गुजरती है ये वाली, इसके सापेक्ष तो आपको पता है, निकालना किसके सापेक्ष है? इसके सापेक्ष। तो समांतर अक्ष होगी
लगा के पर में निकाल के आप निकाल सकते हो। कितना आएगा? 7 ml² by 40, ये आंसर आएगा। ये आप कर लेना। एक और क्वेश्चन है लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये भी किसको करना है? आपको ही करना है। देखो इसमें क्या है, 20 kg द्रव्यमान की एक ठोस बेलन की लंबाई 1 मीटर तथा त्रिज्या 0.2 मीटर है। इसके ज्यामितीय अक्ष के परित जड़ता गुण। तो बेलन दिया हुआ है ना, ये बेलन, ज्यामितीय अक्ष मतलब ये वाली अक्ष, तो इस वाली अक्ष के सापेक्ष आपको जड़ता गुण निकालना है। तो आप निकाल सकते हो, मुझे पूरी उम्मीद है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बी ऑप्शन आएगा, प्लीज इसको सॉल्व करें, ठीक है। और मैंने जो जो सवाल करवाए हैं उनको, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है उनको एक बार अच्छे से करना, आप खुद भी उनको सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। और अगर मेरे से कुछ सॉल्व करते हुए कुछ मिस्टेक अगर हो गई है, आपको लगता है कुछ मिस्टेक हो गई है, तो आप मेरे को मैसेज पुट भी कर सकते हो, ठीक है। आप कमेंट में भी बता सकते हो कि सर यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है, इसका आंसर ये हो सकता था, ठीक है। इसे पूरा गारंटेड है, श्योर है कि सही है सब कुछ, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन बहुत बार आपको कुछ लग रहा हो कि सर नहीं सर ऐसा ये चीज़ हो सकती थी, तो आप अपना सुझाव दे सकते हो, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच। अब अपने जड़त्व आगुण के सारे न्यूमेरिकल पूरे हो गए। अब अपने को पढ़ना है बल आगुण। नेक्स्ट चैप्टर से अपने चालू होगा बल आगुण। थैंक यू।